जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ज़ुबैर साहब के साथ डिटेल डिस्कस करेंगे डेप्टी अकाउंटेंट को। इसका पेपर कैसे आपने सॉल्व करना है, क्या एक्सपेक्टेड मेरिट हो सकता है और आखिरी 10 दिन में आप इसको कैसे तैयार कर सकते हैं। मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे डेप्टी अकाउंटेंट पर, क्योंकि डेप्टी अकाउंटेंट के जो इम्तिहान का टेंटेटिव शेड्यूल है वो पब्लिक सर्विस कमीशन ने जारी कर दिया है। अब जो हमारे पास आखिरी 10 दिन है, हाँ जी, ऐसे ही अब सिर्फ 10 दिन क्योंकि रह हाँ गए। 25 और 26 तारीख को डेप्टी अकाउंटेंट का पेपर जो है वो होने जा रहा है। तो अब वो पेपर किस तरह से होगा, मेरिट किस तरह से अब रह रहा है पब्लिक सर्विस कमीशन का, और आखिरी 10 दिन में जो तैयारी है वो किस तरह से मुमकिन हो पाएगी। सर बहुत शुक्रिया। सर थैंक यू। सर अगर हम थोड़ा सा इसको ना बैक एंड पे जाके देखें या इसका पर्सपेक्टिव देखें तो ये जॉब ऐड आने से पहले हमने इस पर बात करना शुरू कर दी थी। और इवन के जहाँ तक मुझे याद है कि शायद आपने इसका सेशन भी ना लोगों को पढ़ाना इसके लिए पहले शुरू कर दिया था ऐड आने से पहले। तो यकीनी तौर पे अच्छा खासा टाइम मिल गया लोगों को तैयारी के लिए, अगर हम उस तरह से देखें तो, क्योंकि हमने ऐड आने से पहले बता दिया, ऐड आया। हमारी बात कौन मानता है? हाँ, ऐसे ही है। अब कर, ठीक है। करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम। मुझे तो कोई और काम काम भी भी नहीं नहीं आता, आता। हमें यही काम आता है जो हम इनको बता सकते हैं। ठीक चलें है। सर, अब तो मानने वाले अब मान जाएंगे। अच्छा, जिन्हें नहीं जमना ना सर, हाँ जी, उन्हें वो तवे ते बैठ जाए तभी नहीं मना। नहीं मानना। अच्छा अच्छा सर, एक तो ये वाकई ठीक आप कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने पहले ना एग्जैक्टली। हमने इसके बारे में बताया, और इवन के वो जैसे रेक्विजिशन चल रही थी ना साथ साथ, अब आई है कमीशन को, फिर वापस आ गई है, हाँ। फिर आई थी, फिर वापस चली गई थी। एग्जैक्ट स्टेटस बताते रहे हैं इनको, एग्जैक्टली। नंबर ऑफ पोस्ट भी एग्जैक्ट बताते रहे हैं। अब अगर कोई ना माने तो हमारे पास उसका भी कोई हल नहीं है। हाँ जी। पहली बात, और दूसरी बात, अगर कोई सीरियस ना ले तो उसका भी हमारे पास कोई हल नहीं है। ठीक है। खैर, 60 सीट्स हैं सर डेप्टी अकाउंटेंट की और 65,000 लोग हैं। 65,000 लोग हैं। अब जो है वो मुकाबला जो है वो सख्त हो गया है, क्योंकि दिन थोड़े रह गए हैं। अब आखिरी 10 दिन की स्ट्रेटेजी पे आने से पहले मैं थोड़ा सा इस जॉब को अगेन ज़रा बता दूं कि ये किस तरह की होगी। लेकिन उस पहले हमारा जो है वो मॉक टेस्ट सेशन है, सिर्फ डेप्टी अकाउंटेंट के प्रॉस्पेक्टिव में, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के प्रॉस्पेक्टिव में। और उसमें हम पास्ट पेपर्स के साथ साथ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी कंडक्ट करवा रहे हैं। ये आखिरी 10 दिन की जो एक्टिविटी है उसके अंदर हमने ऐड किया हुआ है। तकरीबन कोई 65-70 के करीब जो है वो मॉक टेस्ट होंगे। अगर आप में से कोई बंदा अपनी तैयारी को इवेलुएट करना चाहता है, यकीनन ये उन लोगों को ज़्यादा फायदा होता है। ऐसी है। हाँ जी, ये ऐसा नहीं है कि आप कहें कि बस मैं सिर्फ वही पढ़ के चला जाऊं तो पेपर पास कर लूंगा, ऐसे बहुत कम होता है। या कोई ऐसे लोग जिन्होंने तैयारी अब शुरू करनी है, उनके लिए भी कोई ज़्यादा बेनिफिशियल। हाँ, ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, इसलिए ज़्यादा उन लोगों को फ़ायदा होता है जिनकी तैयारी अच्छी होती है, 50-60% होती है, वो इम्प्रूव हो जाती है। अच्छा, अब आ जाते हैं सर हम डेप्टी अकाउंटेंट की जो सीट है, ये इसकी खसूसियात में से ये डे फर्स्ट से रेगुलर जॉब थी, नंबर 1। नंबर 2, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट की जॉब है। नंबर 3, ये डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस के अंदर पोस्टिंग है इसकी। सही। अब आपको भी पता है डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस के अंदर जिस बंदे की पोस्टिंग होती है उसकी पीआर बहुत अच्छी बन जाती है। ठीक है। छोटे मोटे काम किसी दोस्त अहबाब को उसने ऑब्लाइज करवाना हो तो वो आराम से कर सकता है। उसके साथ साथ ये जॉब उन चंद जॉब्स में से एक है जो इतनी बड़ी तादाद में रेगुलर के तौर पर अनाउंस हुई है। फ्यूचर में रेगुलर इतनी बड़ी तादाद में आने के चांसेस बहुत कम है। सही कह रहे हैं आप। अच्छा, अब ये जॉब्स अनाउंस हुई हैं, अब इन जॉब्स का जो पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तिहान लेने जा रहा है 25 और 26 को 4 फेजेस के अंदर होगा। ऐसी है। सुबह शाम 25-26, सुबह शाम, मतलब 25 को और 26 को सुबह शाम सुबह शाम। सर इसमें ना पीपीएससी को या बाकी इदारों को एक स्ट्रेटजी ये भी बनानी चाहिए कि वो चारों जो पेपर हैं वो सेम नेचर के होने चाहिए। ये ना हो कि बहुत ज़्यादा टफ हो जाए, एक बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। अच्छा, नहीं, इसके ऊपर बात नहीं कर सकते, ये डिस्क्रिप्शन है सर। लेकिन ना देखें, कैंडिडेट्स का तो नुकसान होता है। नहीं, कोई नुकसान नहीं है कैंडिडेट्स का, वो भी तो कैंडिडेट्स होंगे ना जो पास होंगे। फिर भी फर्क तो यहाँ ये है कि 4 फेज की बजाय ना पेपर जो है वो एक ही कंडक्ट करवाएंगे, एक ही। ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। ठीक है। अगर हम ये कहते हैं कि पेपर सेम नेचर के होने चाहिए, वो तो मुश्किल है। ठीक है। लेकिन अगर हम ये कहें कि एक ही टाइम पे 60,000 लोगों का मुमकिन है, पॉसिबल है, और पब्लिक सर्विस कमीशन की कैपेसिटी है, ये वो करवा सकता है।
लेकिन अपनी आसानी के लिए, क्योंकि और इन दिनों में कोई और पेपर भी नहीं है, खास नहीं है, ठीक है, FPSC के भी नहीं चल रहा है, ATC, तो ये करवाए जा सकते हैं। तो एक पेपर अगर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, तमाम लोग जो हैं वो ये समझेंगे कि पेपर एक जैसा था। बाकी ओवरऑल जो है वो 4 पेपर हों या 6 पेपर हों या 2 पेपर हों, उन लोगों को ज़्यादा फायदा होता है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। सही। पहली बात। दूसरी बात, इसका पेपर किस तरह से होगा और उसके बाद जो है हम इसके एक्सपेक्टेड मेरिट के ऊपर बात करेंगे। और इसमें हम थोड़ा सा ये बताएंगे कि अपने पेपर सॉल्व कैसे करना है। जी अच्छा, अब जो पब्लिक सर्विस कमीशन का ये वाला जो इम्तिहान है, इसके अंदर मशहूर ज़माना 10-11 हिस्से होते हैं पेपर के। इस्लामियात, उर्दू, इंग्लिश, मैथ्स, जियोग्राफी, पाकिस्तान स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर, EDS, इंग्लिश, EDS, करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज। ओवरऑल इन तमाम चीज़ों को अगर मिलाएं तो ये जनरल नॉलेज कहलाता है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, ये इसके ऊपर बेस करता है पेपर, और इन तमाम हिस्सों में से कम 6 से 7 नंबर और मैक्सिमम 12 से 15 नंबर किसी एक हिस्से में से दिए जा सकते हैं। ठीक है, ये एग्जामिनर की जो है वो डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। अब ये ऐसा पेपर होता है जिसके ऊपर नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25। हर अगर आप गलत सवाल अटेम्प्ट करेंगे तो 0.25 जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ये एक इससे अगला जुड़ा हुआ सवाल है। अब आ जाते हैं कि इसका पेपर अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए ताकि हम फिर मेरिट पर आ सकें। सही। सर, जब कभी भी कहीं पर नेगेटिव मार्किंग अप्लाइड होती है ना, तो फिर हमें पेपर में बहुत कॉन्शियस होना पड़ता है, टेक्निकली उसको डील करना होगा। जी। पेपर के अंदर 3 सवालात होंगे 3 तर्ज के। वो क्वेश्चंस जो कैंडिडेट को 100% आते होंगे, वो सवालात जो 100% नहीं आते होंगे। हाँ जी। बाकी जो बात जाएगी तीसरी कैटेगरी, वो है डाउटफुल। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, 50-50 वाले। तो अब जब कैंडिडेट पहली फुर्सत में वो वाले सवालात अटेम्प्ट करता है जो उसको आते हैं, उनको काउंट कर ले। काउंट करने के बाद उसे समझ आ जाएगी कि वो ठीक कितने कर चुका है। ठीक है, फर्ज करो उसे 60 ठीक आते थे, पीछे उसके पास कितने नंबर रह गए हैं? 5 नहीं 40 नंबर रह गए। अब 40 में से सिर्फ 2 कैटेगरी मौजूद हैं, एक उसको आते नहीं आते और एक डाउटफुल है। अब जो डाउटफुल है उनके ऊपर उसको काम करना चाहिए, बजाय इसके कि वो उनको भी अटेम्प्ट करे जो उसे सिरे से नहीं आते। उसकी रीजन मैं बता रहा हूँ। जो 60 नंबर वाला बंदा है, जो 65 नंबर वाला बंदा है, मेरिट के बिल्कुल करीब, वो मेरिट के करीब है। मेरिट कितना होता है ये डिपेंड करता है। हाँ, मेरिट होता है पब्लिक सर्विस कमीशन की। अब जो 1 पेपर है 72, 73, 74, आप ये कह लें कि 65 से 75 के दरमियान होता है। नहीं, 1 पेपर आप 65, 70 से नीचे भूल जाएं आप जनरल नॉलेज का। सर फिर भी नहीं सर, ऐसा अब नहीं है। अब लोग मेहनत करते हैं। 70 से 75 के दरमियान फॉल कर रहा होता है। ठीक है, 72, 73, 74, इवन के अब तो जो पहले हमारे पास जो कोटा की सीट्स होती थी उनका मेरिट बहुत कम होता था। अब 68, 69 तो उनका चला गया है। ठीक है, जो फीमेल रिजर्व सीट्स हैं, डिफरेंट एबल्स पीपल्स की हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज की, उनका मेरिट भी इतना ही है। तो सर, एक कैंडिडेट जिसको 60 आते हैं उसने मजीद कितने नंबर स्कोर करने हैं? 15 सिर्फ। फिर भी उसके पास गुंजाइश है 25 नंबर छोड़ने की। 25 नंबर का पेपर वो छोड़ता है। हाँ जी। तो सीधे 6 नंबर अपने तकरीबन जो है वो क्या कर लेता है, सेव कर सकता है। सेव कर सकता है ना। अगर वो 25 अटेम्प्ट नहीं करता, हाँ जी, तो जो करेक्ट नंबर उसके हैं उनमें से तो 5-6 बच जाएंगे ना उसके। तो मेरे ख्याल में 75 से ऊपर वो लोग जिनकी अच्छी तैयारी है और वो एग्रीगेटेड तैयारी करके बैठे हुए हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा गलतियां नहीं करनी चाहिए पेपर में। 0.25 का मतलब ये है कि आप मेरिट से निकल गए। बिल्कुल ऐसे। और आप एक दफ़ा निकल गए तो आप एक दफ़ा निकल गए, सारा आप दौड़ से निकल गए। हाँ, अगली दफ़ा फिर कौन जाने। हाँ, कौन जीता, आप उन 240 लोगों में नहीं आएंगे अगर आप 0.25 से भी रह गए। तो बहुत कॉन्शियस होके, बहुत केयरफुली जो है पेपर को पढ़ना पड़ता है, पेपर को समझना पड़ता है, स्टेटमेंट को समझना पड़ता है। हाँ जी, समझना पड़ता है। और फिर उसके बाद हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इमोशनल हो जाते हैं, मतलब थते हो जाते हैं। ठीक है, तो वो इमोशंस के अंदर ना गलत डब्बे फिल कर बैठते हैं। 1-2 भी गलत हो जाए आपके
तो आपका टेम्पर लूज हो जाता अब वो इमोशंस के अंदर आकर है। एक दो डब्बे गलत फिल हो गए, हो भी जाते हैं, हो जाता है। ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को क्योर करने के लिए हम हमेशा कहते होते हैं कि जब आप सब्जेक्ट वाइज चीज़ें पढ़ चुके होते हैं ना, तो फिर पेपर से आखिरी 10 दिन आपने सिर्फ एक्सरसाइज करनी है, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, मोक एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है। हाँ, मोक एक्सरसाइज। आप देखें एफएससी का जो बच्चा होता है उसको पूरा साल एकेडमी वाले टेस्ट पे रखते हैं, पूरा साल, कभी एक चैप्टर का, कभी 5 चैप्टर्स का, कभी हाफ बुक का, कभी फुल बुक का, कभी सरप्राइज टेस्ट, मतलब इस तरह से टेस्ट पे रखते हैं, क्योंकि उसको इतना ज्यादा टेस्ट के मतलब सर्कल से गुजारते हो हैं जाता है। कि वो इम्तिहान वाले दिन उसके लिए वो नॉर्मल चीज होती है। सो पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान एक कंपेटिटिव इम्तिहान होता है। आप एक कंपेटिटिव इम्तिहान पास करके किसी पोस्ट के इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं, तो आपको भाई बहुत कॉन्शियस होकर करना पड़ता है पेपर अटेम्प्ट। प्लीज ओवर अटेम्प्टिंग से अवॉइड करें वो लोग, खास तौर पर जो मेरिट के करीब होते हैं, ठीक है। हाँ, अभी इसी आपकी जो पहली बात थी उसी से जुड़ी बात, जब आप मॉक एक्सरसाइज करते हैं ना जी, तो आप टाइम को भी मैनेज कर पाते हैं। देखो पेपर के अंदर मल्टीपल चीजें हैं ना, टाइम मैनेजमेंट सबसे पहला, प्रेशर हैंडलिंग, ठीक है, और ये एक्सपेक्ट करना कि मेरिट कितना जाएगा। एग्जैक्टली, और ये आपको कब पता चलता है, जब आप कम से कम 10 पेपर दे लेते हैं। हाँ, ठीक है। तो अब ये तमाम वो चीजें हैं, वो ये प्रैक्टिस से आती हैं। अब इतनी अच्छी पोस्ट अभी नहीं आने वाली, जैसा कि आपने अभी कहा है, रेगुलर बेसिस पर। तो अब जो आखिरी 10 दिन रह गए हैं, ये गनीमत समझें। इन 10 दिनों के अंदर और कुछ भी ना करें, कुछ भी ना करें, एटलीस्ट 2020 से 2026 के जो पास पेपर्स हैं उनको रिवाइज कर लिया जाए। उनको अगर अच्छी तरह रिवाइज कर लें तो भी इनके 30-40 नंबर आराम से उसमें से आ जाएंगे। यही तो कह रहा हूं ना। अगर सिर्फ उसी को ही कर लेते हैं और कुछ बैक एंड का जो नॉलेज है इनका उसको इम्प्रूव कर लेते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। इसके साथ पेपर अटेम्प्टिंग स्किल के ऊपर काम करें प्लीज। हाँ, अगर एक बंदा ऐसा है जिसके नंबर 50 आ रहे हैं, जिसके नंबर 55 आ रहे हैं, वो तो मेरिट में नहीं आता, फिर उसे क्या करना चाहिए? उसे कोशिश करनी चाहिए कि वो पेपर को फिर एक्सेलरेट करे, ठीक है, पेपर में फिर क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करे, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए, क्योंकि 50 वाला बंदा 55 वाला बंदा तो भूल जाए ना 60 वाला बंदा कि उसका मेरिट में नाम आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा, तो फिर उसको थोड़ा सा पेपर एक्सेलरेट करना चाहिए, ज्यादा टाइम कंज्यूम करना चाहिए उन क्वेश्चंस के ऊपर जो उसको नहीं आते या डाउटफुल है। तो जब आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ चुके होते हैं ना सर, डिस्क्रिप्टिव, उसमें ये फायदा होता है कि पेपर के अंदर जो तुक्का होता है, डार्ट कनेक्टिविटी में आपको, आपको मदद करती है। फर्ज करो कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के थ्रू हिस्ट्री पढ़ी हुई है, तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि अगर 2007 में एक इवेंट हुआ है तो 2013 में ये इवेंट हुआ है, तो इनके दरमियान जो मैंने पढ़ा हुआ है तो मुझे नहीं लगता इनके दरमियान को हुआ है। इसका मतलब है और या ऑप्शन किसी ऐसी पर्सनैलिटी जिसका टेन्योर 2005 से 2010 का है और उसका जिक्र आ रहा है 2020 के वाकये में, तो उसको आपको, अच्छा, अगली बात जो है, हमारा एग्जामिनर ना पेपर के क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस में क्लू भी छोड़ जाता है। मैंने अक्सर देखा सर एक ऑप्शन ऐसा होता है जो बिल्कुल फारग होता है, एक तो वैसे नानाफदीज हो गया, हाँ, पीछे रह गए 2 ऑप्शन। हाँ जी। अच्छा, 2 के बारे में मैं आपको बता दूं, मैंने अक्सर सवालों के ऊपर गौर किया है। अब तो खैर मतलब बाबा पीपीएससी हो गया, मुद्दत हुई है, अच्छा, उसको देखे हुए, मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर को। तो एक चीज मैंने देखी है, एग्जामिनर उसके अंदर क्लू छोड़ जाता है। उसकी रीजन, अक्सर सवालात में होता उसकी रीजन ऐसे होती है कि अगर उसने कोई नावल, किसी का नावल पूछा है ना, तो नीचे किसी एक पोएट का नाम होगा, किसी एक मतलब तारीखदान का नाम होगा, हाँ, किसी एक तारीखदान का नाम होगा, किसी एक जो है वो नाम होगा नावल निगार का, और एक नानाफदीज होगा, ठीक है। तो अगर हम उसको भी थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से देखें ना, तो हमें उसी में से ही मिल जाता है क्लू। बट ये टेक्निक्स आपको आती हैं डिस्क्रिप्टिव स्टडीज और पेपर एक्सपीरियंस, यकीनन ये सारी चीजें उससे आती हैं। बट आखिरी 10 दिनों को आप लोग जो है वो बेहतर तरीके से गुजार लें अगर, और पेपर वाला दिन आप अच्छे तरीके से मैनेज कर लें, पेपर प्रेशर को हैंडल कर लें, पेपर जरूर दें। खुदा के लिए तैयारी है या नहीं है, पेपर देने के लिए जाएं। जब तक पेपर नहीं देंगे पता कैसे चलेगा कि आप कितने आपके मतलब कितने पानी में, इवैल्यूएशन कैसे होगी। प्लीज पेपर दें,
ताकि आप जिस पोस्ट को आपने टारगेट किया हुआ है आप उस तक आसानी से पहुंच सकें। तो आज के लिए बस इतना ही है। तो आप तमाम लोगों के लिए, क्योंकि आप डेप्टी अकाउंटेंट पे हमारी कोई वीडियो नहीं लगी। क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन वो आप छोड़ रहे हैं, वो कौन सा? एक्सपेक्टेड मेरिट क्या होगा? तो बता तो दिया है 72 73, मतलब 70 से ऊपर ऊपर, ये बताया तो है सर। ओके, एग्जैक्ट तो अब किसी को भी नहीं मालूम होता ना। हाँ, क्योंकि सर इसमें जैसे अब इम्तिहान की एग्जैक्ट डेट हमें मालूम नहीं थी, ठीक है, मतलब प्रपोजल हाँ, था जो हमने बताया है कुछ कि ये चीजें पीपीएससी की डिस्क्रिप्शन भी तो है ना। ठीक है। तो सो इसी तरह भाई आप लोग जो है मेरिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 72 73 मीन 70 से ऊपर ऊपर जो है आपको जाना होगा, तो फिर आप सेफ जोन के अंदर होंगे। लेकिन फिर भी अगर 73 भी मेरिट बनता है तो 27 ऐसे नंबर हैं जिन पर आप अगर कंप्रोमाइज करते हैं तो फिर भी आप मेरिट में आ सकते हैं। इन तमाम चीजों को देखिए। इस सूरत में जब आपके 72 ठीक होंगे। यस, ये तो पक्की बात है। अब ये तो नहीं है कि मैं कहता हूँ आपको आते नहीं है फिर भी 72 अटेम्प्ट करके आ जाए। नो, ऐसे नहीं है। ठीक है, तो आज मेरे ख्याल में डेप्टी अकाउंटेंट की आखिरी वीडियो होगी हमारी डेप्टी अकाउंटेंट की सीरीज की। कल से हम किसी और असाइनमेंट के ऊपर शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप तमाम दोस्तों के लिए नेक ख्वाहिशात हैं जी। अल्लाह हाफिज।